हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका मेंस के 2022 में जीएस 3 के पेपर में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आए हैं उसकी डिस्कशन में। देखिए, जब हम इन्वायरमेंट और डीएम की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स का जो पोर्शन है आउट ऑफ 250 मार्क्स दैट वाज डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन था डिजास्टर मैनेजमेंट का, विच वाज बेस्ड ऑन क्लाउड बर्स्ट। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा अमरनाथ श्राइन के ऊपर क्लाउड बर्स्ट और एन एक्सट्रीम इवेंट वाज विटनेस्ड, और भी हिमाचल उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं ऑफ क्लाउड बर्स्ट, दो देयर वर नॉट मेजर कैजुअलिटीज, बट क्लाउड बर्स्ट हमेशा से न्यूज़ में था। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइंस पे ये क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमने मेंस में भी जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें क्वेश्चंस कवर किए थे अबाउट क्लाउड बर्स्ट। Now coming to the environment part. Now environment में majority जो questions थे, for instance photochemical smog हो गया, coastal erosion हो गया, global warming हो गया, ये जो क्वेश्चंस थे ये अगर आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप इनको अटेम्प्ट कर दोगे। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस से आपसे जैसे पूछा गया है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन, वेरी वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट। ठीक है, डायरेक्टली जो पूछा गया है आपको वही लिखना है एंड यू वुड बी सॉर्टेड। बट हाँ, स्टैटिक पोर्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। देन एक क्वेश्चन था सेलुलोज वाला जो थोड़ा सा ट्रिकी था। इट वॉज ए 10 मार्कर विच वॉज अ लिटिल ऑन द ट्रिकियर साइड, बट barring this question environment and DM was very much doable। ठीक है, सो एक बार एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेलुलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। What are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? अब देखो, जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, सिंपल। अब इस क्वेश्चन में ना आपसे ये पूछा गया है सिंपली ये वाला पार्ट कि सेलुलोज क्या क्या चेंजेस होते हैं बिफोर सेलुलोज कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स। और ये वो सेलुलोज है जो प्लैनेट अर्थ के सरफेस पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर हम अदरवाइज देखें तो सेलुलोज इज ऑल्सो डाइजेस्टेड बाय और टेकन अप बाय अ लॉट ऑफ एनिमल्स। हर्बीवोर्स खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं, ह्यूमंस को डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो चलो हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सेलुलोज के बारे में बता सकते हैं कि सेलुलोज एक पॉलीमर है, एक ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब ग्लूकोज यूनिट्स आर गेटिंग रिपीटेड। बट ये जो ग्लूकोज यूनिट्स है दे आर जॉइंट बाय अ बॉन्ड, ठीक है, जिसकी ब्रेकेज ह्यूमंस में नहीं हो पाती। मतलब ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस सेलुलोज बिकॉज ह्यूमंस के पास एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को ब्रेक कर सके। तो अब देखो, जो सेलुलोज है, हर एक प्लांट की जो सेल वॉल है, मतलब प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हर एक सेल की जो सेल वॉल होगी, जो आउटर कवरिंग होगी, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जब आप प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हो या प्लांट खा रहे हो, आप बाय डिफॉल्ट सेलुलोज को अब्जॉर्ब कर रहे हो। अब वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब ह्यूमंस ने सेलुलोज लिया पर उनमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट का मतलब है ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो सेलुलोज एक इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर की तरह है फॉर ह्यूमंस विच हेल्प्स इन द इंटेस्टिनल मूवमेंट। ठीक है, डिफिकेशन में, इंटेस्टिनल मूवमेंट में वो हेल्प करता है। बाकी जो हर्बीवोर्स है, रूमिनेंट्स है, दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज क्योंकि उनके पास एंजाइम है जो सेलुलोज को ब्रेक कर सकता है इनटू द सिंपलर components which are then absorbed in their body and they provide nutrition, right? That is there. Now the cellulose, like I said, every plant का जो cell है that is made up of, the cell wall of that cell of plant cell is made up of cellulose। तो cellulose एक तरह से omnipresent तो है ही, हर एक प्लांट, हर एक एल्गे की जो सेल बने हैं जिससे वो बना है उसकी सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन वगैरह है। अब देखो, सेलुलोज क्या नेचुरल प्रोसेसेस होंगी। एक तो हमने वही वाला नेचुरल प्रोसेस देखा कि जो हर्बीवोर्स हैं या जो रूमिनेंट्स हैं दे आर डाइजेस्टिंग इट एंड इट्स गोइंग ऑन। द अदर एस्पेक्ट इज, जब ये सेलुलोज डिपॉजिट होगा प्लैनेट अर्थ के ऊपर, ऑब्वियसली हमारे जो सॉइल है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे फंजाई है, मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनमें हमारे पास इसको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स हैं।
तो दे विल स्टार्ट टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है। अब उसके बाद इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू पीट, ठीक है। पीट में क्या रहता है, जो पीटी सॉइल्स होते हैं विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पोनेंट देखा जाता है ऑफ सेलुलोज। तो अब देखो धीरे धीरे जो सॉइल है वो डिकम्पोज हो रहा, जो सेलुलोज है वो डिकम्पोज हो रहा है सॉइल में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। अगर वहाँ पे मॉइस्चर कैसा है, एरेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो डिकम्पोजिशन है सेलुलोज का वो तेज़ हो रहा है या स्लो हो रहा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट माइट कन्वर्ट इनटू पीट, और उसके बाद हम कहते हैं ना कि वो नीचे दबता जाएगा दबता जाएगा दबता जाएगा, है ना, एंड इवेंचुअली इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू कोल ऑल्सो, ठीक है, जिसको हम लेटर बर्न करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर माइट बी रिलीज्ड, ठीक है। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। या फिर सिंपली जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देगी इनटू दीज सिंपलर कंपोनेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दोनों ही तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो वो पीट और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोल में इवेंचुअली, या फिर वो सिंपल माइक्रो जो बायोडिग्रेडेशन है उसमें हमारे पास हो जाएगा। नेचुरल प्रोसेसेस में हो सकता है कि आपके पास फॉरेस्ट फायर्स में वो बर्न होके डायरेक्टली ही रिलीज हो जाए, सो दैट इज़ देयर, ठीक है। तो आप नेचुरल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, और कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि इवेंचुअली कुछ भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, चाहे अभी हो रहा है चाहे लेटर हो रहा है, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेनेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो उसको एक तरह से इन्हांस करेगा ही करेगा। सो दैट इज़ हाउ यू वुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा आप एकदम सेलुलोज देख के थोड़ा ओवरवेल्म हो सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, यू कुड हैव रिटन दिस इन एन ईजियर वे। बट हाँ, बाकी हम देखेंगे कि वाई यूपीएससी गेव दिस क्वेश्चन, दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री टू मी। एज सुन एज आई विल फाइंड इट आउट आई विल शेयर इट विद यू। बट हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसको आप इन लाइन्स पे ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज़ रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो अब स्मॉग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो कंडीशंस हो जाते हैं जिसमें कि स्मॉग विटनेस हम करते हैं, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में, स्पेशली वो अर्बन सिटीज़ में जहाँ पे व्हीकल डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, ठीक है। सो वहाँ पे हमें फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इसलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में पूछा गया है, उसकी फॉर्मेशन, उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी मिटिगेशन, और उसके बाद 1999 गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है। देखिए इस प्रोटोकॉल को ना अभी एक तरह से और बेटर करने की बात की जा रही है, सो दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है। एनीवे, अगर हम सो दिस वी हैव कवर्ड इन आवर लेक्चर्स, ठीक है। हम अपने जो स्टैटिक के लेक्चर्स हैं, हमारे जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं, बहुत जगह पे ये कवर्ड है, सो दिस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ दैट। अब देखो जब हम फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करते हैं तो समर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू लंडन स्मॉग, जो हमारे पास क्लासिकल स्मॉग है ना। और अगर हम फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें तो ये NOx से बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा व्हीकल से निकलता है कंपेयर टू लंडन स्मॉग, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। नंदलेस इसमें आपको ना इसकी फॉर्मेशन पूछी गई है, तो ये सनी डेज में होता है क्योंकि UV रेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट। द अदर थिंग इज सनी डेज एंड ट्रैफिक एमिशंस, क्योंकि ट्रैफिक की जो एमिशंस होती हैं उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं कार एग्जॉस्ट से, और VOCs निकलते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज रिएक्ट टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसमें कि आपके पास ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको बैड ओजोन भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल्यूटेंट है, एक सेकेंडरी पल्यूटेंट है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन्स, पैन, ये सब इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन कर दोगे कि ये कंपोनेंट्स चाहिए UV की प्रेजेंस में, ये हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें, देखो इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली आपके पास अगर हम किसी भी पल्यूटेंट के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखो फोटोकेमिकल स्मॉग ब्राउन हेज प्रोड्यूस करता है, तो आपकी विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड,
ठीक है। उसके बाद अगर हम ह्यूमंस पे इसका इफेक्ट देखें तो कोई भी पोल्यूटेंट सबसे पहले इरिटेंट तो होगा ही ना, अगर वो और कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं भी कर रहा, वो आपकी आईज, नोज और थ्रोट को इरिटेट तो करेगा ही। और अगर आप उसको इनहेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल एग्रावेट द कंडीशंस ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। चाहे वो एस्थमा हो, अगर आपको एस्थमा है एग्रावेट हो जाएगा, अगर आपको नहीं है तो चांसेस बढ़ जाएंगे होने के। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, और कभी कभी एडवर्स कंडीशंस में तो ना हमने देखा है कि लंग कैंसर भी हो जाता है लोगों को, इफ दे आर एक्सपोज टू दीज हाई लेवल्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, सो ये सब चीज़ें इसके इफेक्ट्स में आती है। फिर ह्यूमंस के बाद वेजिटेशन को इफेक्ट करता है ये, राइट। उसके बाद द अदर थिंग इज़ दैट ये आपके बिल्डिंग्स को इफेक्ट करता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप जो इफेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं, देखो मिटिगेशन कैसे करेंगे, जो हमारे पास प्रॉब्लम एरियाज है उसको बढ़ाकर, उसको कम करके। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये व्हीकुलर एग्जॉस्ट से आता है तो हम ये बात करेंगे कि हम एक तो व्हीकल्स जो है उन्हें और बेटर करें कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या वीओसीज है जो इंक्रीज हो रहे हैं वो कम हो। ठीक है, पेट्रोल जैसे अभी हम बात करते हैं कि BS6 की तरफ हम मूव करेंगे, तो BS6 में अगर हम NOx का लेवल देखें तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, VOCs का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कंपेयर टू BS4। ठीक है, तो वो वाले आप लिख सकते हो। कार्स के जो एफिशिएंसी है, जो कार्स की एक तरह से जो इंजन की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने की बात की जा सकती है। ठीक है, तो जो जो प्रॉब्लम एरियाज है वो हम मिटिगेशन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वाज द गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। लाइक आई सेड कि ये जो है अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। वेल ये 1999 में आया था, ये आपको क्वेश्चन से भी पता चल जाता है। एंड इट वाज टू अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, सो ये जो था ये 2000 इसमें सीलिंग सेट की गई थी फॉर 2010 अप टू 2020 फॉर 4 पोल्यूटेंट्स। ठीक है, 4 पोल्यूटेंट्स की बात होती है, SO2, NOx, VOCs एंड अमोनिया। तो उनकी एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास प्रोटोकॉल आया था। तो आप इसके बारे में इतना ही लिख सकते हैं और इतना ही है जो हम अपने क्लासेस में भी कवर करते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखो सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है आप इंट्रोडक्शन में वो बता सकते हैं, फिर उसके फॉर्मेशन, इफेक्ट्स और मिटिगेशन को एक्सप्लेन कर दिया और गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ही सारा एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं और अगर आप यही कवर कर दो, बिकॉज इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, सो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। सो वेरी वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। देन नेक्स्ट जैसे कि आपको पता है क्लाउड बर्स्ट के बारे में क्वेश्चन था। लाइक आई सेड क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो इसका क्वेश्चन आना लास्ट में है। अब इसमें ना आपसे मैकेनिज्म एंड अकरेंस पूछा गया है, तो आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिख सकते हो और एक आपसे 2 रीसेंट एग्जांपल्स डिस्कस करने को कहे गए हैं, तो आप रीसेंट एग्जांपल्स में कोई भी 2 एग्जांपल्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अमरनाथ श्राइन वाला एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, उससे पहले हमारे पास उत्तराखंड में 2021 में आप एग्जांपल लिख सकते हो, तो उन 2 एग्जांपल्स को आप लिख सकते हो चमोली वगैरह में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था। अब जैसे हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। क्लाउड बर्स्ट होता है जब आपके पास इंटेंस रेनफॉल 10 mm पर आवर से ज़्यादा रेनफॉल हो तो हम बोलते हैं उसको क्लाउड बर्स्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड यू हैव अ रेंज फॉर दैट। अगर उससे कम होती है तो हम उसे एक्सट्रीम इवेंट कहते हैं, हम उसे क्लाउड बर्स्ट नहीं कहते। अब देखो मैकेनिज्म आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि कैसे ये जैसे अगर हम बात करें कि वन ऑफ द रीजंस इज दैट लो टेम्परेचर्स होते हैं, स्लो विंड्स होती हैं और बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हेल्ड है तो ये होगा, है ना। अदर थिंग इज़ व्हेन यू टॉक अबाउट द अकरेंस ना, उसमें आप एक और एस्पेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का भी डाल सकते हो, बिकॉज टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज्ड। तो 1 डिग्री इंक्रीज पे ना अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है एयर की। तो वो इवेंचुअली हमारे पास टेम्परेचर राइज देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ना, जैसे क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बोलते हैं कि दुनिया भर में अगर हम टेम्परेचर राइज देखें ना तो वो 0.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है एवरेज राइजिंग टेम्परेचर। इंडियन ओशन में ना 1.2 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वजह से भी जो इंसिडेंट्स है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये चीज़ें भी आप अकरेंस में विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन यू विल बी डिस्कसिंग द 2 रीसेंट एग्जाम्पल्स।
एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्लोबल वार्मिंग पे है. इट इज़ अ 15 मार्कर क्वेश्चन. इसमें आपको डिस्कस करना है ग्लोबल वार्मिंग, उसके इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, वेरी सिंपल. देन कंट्रोल मेजर्स को एक्सप्लेन करना है टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997. तो पहले आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ग्लोबल वार्मिंग है कि एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट अर्थ. ठीक है, अभी अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 0.8 डिग्री सेल्सियस है कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, एंड 1.2 डिग्री सेल्सियस ओवर सर्टेन पार्ट्स, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर. तो ये इंक्रीज को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. एंड यू नो ये क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो नॉर्मल एग्जिस्ट करता है अर्थ में, दैट इज इन्हांस्ड. और वो इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ गया है. अब ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल क्यों बढ़ गया है, बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस. ठीक है, अब अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बर्न होते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. वो 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. देन ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है. अब देखो, ग्लोबल क्लाइमेट पर से पे इफेक्ट पूछा है आपसे. ठीक है, तो आप हर एक एस्पेक्ट इसमें डाल दोगे. राइट, यू विल राइट अबाउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाउ इट इज लीडिंग टू द ऑल्टरिंग ऑफ द वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस. कैसे एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. ठीक है, कुछ ऐसी जगहें थे जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे बारिश होने लग गई है. जैसे अगर हम बात करें तो आइस मेल्टिंग, पोलर एरियाज़ का आप एग्जांपल दे सकते हो, आप टेम्परेट एरियाज़ का एग्जांपल दे सकते हो. ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो. आइस मेल्टिंग का एग्जांपल दे सकते हो, सी लेवल राइज का एग्जांपल दे सकते हो. तो बहुत सारे इफेक्ट्स आप ग्लोबल वार्मिंग के लिख सकते हो. दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, तो कॉजेज भी एक बार आप जस्ट यू कैन राइट द कॉजेज ऑल्सो एंड देन द इफेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, देन क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. जब हम ये मिटिगेशन, कार्बन मिटिगेशन की बात करते हैं, तो कार्बन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले आता है, बिकॉज वो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने अनाउंस किया था. और 1997 में इट केम इनटू फोर्स. अब ना देखो, जो है हमारे पास 2005 में इट केम इनटू इफेक्ट, और 2012 तक फेज़ 1 था, और उसके बाद 2020 तक फेज़ 2 था, और अब हमारे पास पेरिस अग्रीमेंट है. अब क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप लिख सकते हो कि कौन सी 6 गैसेस कवर्ड हैं, कैसे उसमें CBDR के प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसके लिए अलग हमारे पास मैकेनिज़म्स है, डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग मैकेनिज़म्स हैं. इसमें जैसे 2 एस्पेक्ट्स है, कि एक तो आपको इमिशंस को कम करना है, एंड दूसरी चीज़ है कि आप मार्केट मैकेनिज़म्स लाइक जैसे हमारे पास है 3 मार्केट मैकेनिज़म्स है हमारे पास. जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास, कार्बन इमिशंस ट्रेडिंग है हमारे पास, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, वो सब आपने चीज़ें कर दी. बट एट द सेम टाइम ना, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद क्योटो प्रोटोकॉल ऑल्सो. तभी वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. जैसे कुछ कंट्रीज़ उसका पार्ट ही नहीं बनी, कुछ कंट्रीज़ पार्ट बनकर, डेवलप्ड कंट्रीज़ पार्ट बनकर निकल गई. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इतने कोई उन्होंने इतने ज़्यादा कुछ इम्पोजिंग कंडीशंस नहीं लगाई जितनी डेवलप्ड पे थी. ठीक है, तो कुछ आप उसमें चैलेंजेस लिख सकते हो कि इस वजह से क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ. बट पे फॉरवर्ड में हाँ, पेरिस एग्रीमेंट इज़ द न्यू यू कैन से पैनेशिया फॉर सॉल्विंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो उस तरह से आप एंड कर सकते हो इसको. राइट, एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन. आपको पहले कोस्टल इरोजन के बारे में लिखना है, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स. फिर उसके बाद कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं. अब देखो, जब हम कोस्टल इरोजन की बात करते हैं, कॉजेज़ की बात करते हैं, तो नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे वेव्स के वजह से कोस्टल इरोजन होती है, ओशन करंट्स, टाइड्स की वजह से, विंड की वजह से, है ना, नेचुरल कॉजेज़ लिख देंगे. एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, जैसे सैंड माइनिंग की वजह से हमारे पास कोस्टल इरोजन देखने को मिलती है. ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो कोस्ट है वो हमारे पास कोस्टल इरोजन हो गया, तो आपके पास जो बीच है वो छोटी होती रहती है, तो जो घर बने होते हैं उनको पीछे मूव करना पड़ता है. वो आप एग्जांपल्स दे सकते हो. हर एक तरह से इट इज़ बैड फॉर द बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ बैड फॉर द बीच इकोलॉजी, ऑल ऑफ दैट.
ठीक है, इफेक्ट्स में हमारे पास वो आ जाता है। एंड फाइनली कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमारे पास जैसे इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स होती है कि आप सी वॉल बना दीजिए, बीच पैकेट्स रख दीजिए, कुछ ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, कुछ परमानेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी यू शुड इंश्योर कि जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं ऑफ कोस्टल इरोजन वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर्ब कर पाएँ, क्योंकि अगर हम वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी कोस्टल इरोजन करती है, तो वो भी हम ना करें। तो डिफरेंट जो हमारे पास कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उसमें आप लिख सकते हैं, राइट। सो दैट वर रिगार्डिंग योर 5 क्वेश्चंस। तो लाइक आई सेड कि इतना मुश्किल पेपर नहीं था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था कि जिसकी आपको स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। सो इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड दिस पेपर वेल एंड गुड। अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लिखिए। दीज आर वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी डूएबल क्वेश्चंस आई वुड से, बारिंग द सेलुलोस वाला। बाकी सब तो बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट आप कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।